हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगी वो सब एनसीईआरटी बेस्ड है और उसको ही ध्यान में रखते हुए मैंने आपके ये नोट्स बनाए हैं। इसमें मैंने सारी एनसीईआरटी की लाइन कवर करी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वन शॉट होगा बेटा, और आपको अपनी एनसीईआरटी साइड में रख लेनी है और साथ साथ पढ़ते जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन भाई बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन हम उसको इजी वे में लर्न करेंगे। कलरफुल डायग्राम इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको ये सब चीजें लर्न हो। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। उनका जो सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर रिलीज होता है, इसलिए उनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग्स वगैरह का क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस, विविपेरस होते हैं। विविपेरस क्या होता है बच्चे? विविपेरस जो डायरेक्ट न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ करते हैं। और ओविपेरस, ओविपेरस, ओविपेरस यानी कि ओवा। ओवा मीन्स एग, जो एग देते हो। जो एग देते हो वो ओविपेरस, जो डायरेक्ट बर्थ देते हो न्यूबॉर्न्स को वो क्या? विविपेरस। तो ये आपको पता होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बता दिया। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म का मतलब, डायमॉर्फिज्म का मतलब, डाई का मतलब दो, मॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फोलॉजी, जो बाहर से देखने में अलग अलग हो। एनाटमी तो क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी आपने पढ़ा होगा एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या पढ़ा था आपने? कि रूट कैसी दिखती है, लीव्स है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो बाहर से कैसी दिखती है, उनमें कैसा विनेशन है। तो जो हम चीजें आराम से देख पाते हैं बाहर से वो मॉर्फोलॉजी होती है। इसलिए हम मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं ह्यूमंस में, तो इसलिए डाइमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? डाइमॉर्फिज्म होता है। मेल और फीमेल की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ये पूरा आपका जो पहला पैराग्राफ है ना एनसीईआरटी का, वही है, उसी को मैंने ऐसे लिखा है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स भैया, प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले। क्या? फर्टिलाइजेशन से पहले जो चीज तैयारी करती है ना अपनी बॉडी, वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट। और जब फर्टिलाइजेशन होता है वो तो पता ही है आपको। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फीटल डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होता है, तो ये सब काम किस में आते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन से पहले की तैयारी हमारी बॉडी करती है, क्या करती है? फर्टिलाइजेशन में तुम्हें क्या चाहिए? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। तो जब मेल और फीमेल गैमिट जो बनाने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और जब वो गैमीट्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर रिलीज होते हैं उसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। जैसे कि स्पर्म क्या होगा? पीनस के थ्रू रिलीज होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो जो सीमन रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। तो ये प्रोसेस है कि जो मेल गैमेट है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर तक पहुंचाना, उसके बाद का काम है फर्टिलाइजेशन। अगर ओव्यूलेशन हो रखा है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वरना अपने स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। 4 से 5 दिन की उनकी लाइफ है, तो उसके बाद वो डेथ हो जाएगी उनकी। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले की चीजें, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स बनाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, ऊजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो चलेगी। इंसेमिनेशन तो बता दिया आपको। ये फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। उसके बाद तो जाइगोट बनता है। उसके बाद क्या आपका? ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट जाके वहां पे अटैच होती है एंडोमेट्रियम से, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उसके बाद एचसीजी रिलीज होता है ना, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट हो गई। ब्लास्टोसिस्ट से पहले वाली जो जो मोरुला की स्टेज होती है वो होती है ना, जब हमारी सेल्स जो डिवाइड करती हैं 16 to 32 जो सेल्स होती है वो मोरुला की होती है। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन है उसमें। तो गैस्टेशन जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला प्रोसेस होता है उसको हम गैस्टेशनल बोलते हैं। पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन और पार्चुरेशन ऑफ बेबी। जो डिलीवरी होती है उसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। तो पता चल गया। अब आता है मेल रिप्रोडक्शन। ये तो आप तक आपका क्या था? इंट्रोडक्शन था, जो आपकी एनसीईआरटी में पहला पैराग्राफ है, ये मैंने उसके नोट्स बनाए थे। अब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है, इसके जो क्वेश्चन है वो नहीं बनते हैं उनसे, क्योंकि इसमें बहुत सारी डक्ट्स है, बहुत सारे ग्लैंड्स है, जिसके नाम याद नहीं रहते हैं बच्चे को। तो आज हम ट्राई करेंगे कि हम इजी वे में लर्न करें। तो कंसंट्रेशन रखना है और अपना पूरा एनसीईआरटी रख लो, रफ नोटबुक रख लो, एक के बाद एक ऐसे आप अपने लिखो नोट्स में। अगर नहीं लिख रहे हो तो आराम से सुनो, उसके बाद आप दोबारा से रिवाइज करो, रिकॉल करो और फिर अपने क्वेश्चन पे शिफ्ट हो। ठीक है, चलो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो जी, जो हैंगिंग वाला पार्ट होता है, स्किन का जो पाउच होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, और जो एक और मस्कुलर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पीनस। तो ये आपने पता होगा कि जो स्क्रोटम है
वो स्किन का पाउच होता है, जैसे कि ऐसे होता है स्किन का पाउच, उसमें बेटा दो सैक होते हैं। क्या? दो सैक होते हैं। स्क्रोटम होता तो एक है, लेकिन उसके अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, दो सेक्शन होते हैं। एक कंपार्टमेंट के अंदर एक टेस्टिस, दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर दूसरी टेस्टिस। यहाँ पे एक टेस्टिस, यहाँ पे दूसरी टेस्टिस। ठीक है, तो क्या स्क्रोटम स्किन होता है, स्किन का पाउच होता है जो अपनी बॉडी से आउटसाइड रहता है थोड़ा, क्योंकि उसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? स्पर्म बनते हैं। उनको स्पर्म को बनाने के लिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है, उसके लिए क्या कम टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी बॉडी में। बॉडी से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, क्या 2 to 2 पॉइंट या 2.5 to 3 डिग्री सेल्सियस अपनी बॉडी से कम टेम्परेचर होना चाहिए, इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो ऐसे क्यों कहते हैं कि अपनी गोद में रख के लैपटॉप ना चलाओ? क्योंकि लैपटॉप से हीट रिलीज होती है और वो क्या आपकी स्क्रोटम पे पड़ती है। तो स्क्रोटम में अगर वहां पे उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो स्पर्म्स बेचारे बन नहीं पाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस ढंग से नहीं होगी, और क्या होगा? मेल स्टेरिलिटी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी हिटी का काम है, लैपटॉप है, वो अपने गोद में रख के काम ना करें, उसको टेबल पे रख के वर्क करें। ठीक है, तो ये है। अब देखो, ये तो ट्यूब काट दी गई है, यहां से वास्ट डिफरेंस। अगर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में आप पढ़ोगे, इसको अभी ध्यान नहीं रखना है। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में क्या होता है? वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं। जैसे फीमेल की ट्यूबिक्टोमी होती है ना, फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं ताकि वहां तक स्पर्म पहुंच ना जाए, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन ना हो। तो क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो। जब जिसको बेबी नहीं चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ये भी आता है कि या तो मेल करवा ले अपनी ट्यूब वास्ट डिफरेंस वाली कट करवा ले, या फिर फीमेल अपनी ट्यूबिक्टोमी करवा ले, वो अपनी फैलोपियन ट्यूब को बंद करवा ले। तो उससे क्या होगा? यहां से अब टेस्टिस में मैंने क्या बताया? स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, तो वो स्पर्म यहां से ऐसे ट्रांसफर होके यहां तक यूरेथ्रा से निकल जाते हैं। अब जब स्पर्म्स यहां से पहुंच ही नहीं पाएंगे, यहां से स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टेस्टिस में तो स्पर्म होता है और वो यहां से ऐसे ऐसे लूप बना के यहां से निकलता है इजैकुलेटरी डक्ट से और यूरेथ्रा से, है ना। तो यहां से पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? स्पर्म तो आगे जा ही नहीं रहे। जो स्पर्म का बैग है, जहां पे स्पर्म बन रहा है, वहां से वो बाहर जा ही नहीं पाएंगे, तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? ठीक है, तो पता चल गया। अब देखो, ये बता दिया मैंने स्क्रोटम ऐसा होता है, उसके अंदर होती है टेस्टिस। अब जो टेस्टिस के ऊपर ये पोस्टीरियर पार्ट है ना, यहाँ पे होता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, फिर वहां से वास डिफरेंस ऐसे जाके ऐसे लूप बना के ऐसे आती है। तो यहाँ पे ये होता है सेमिनल वसाइकल। यहाँ पे जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होता है, अपने स्पर्म यहाँ से आएंगे, यहाँ पे इकट्ठा होंगे, फिर यहाँ पे आके एक और ट्यूब होती है ना, यूरेटर वाली, जो यूरेथ्रा से आई होती है। तो यहाँ पे आके उनका जंक्शन एक हो जाता है, क्योंकि जो फीमेल्स होती है वहां पे तो यूरेथ्रल ओपनिंग और जो क्या बोलते हैं वजाइना, वो अलग अलग होती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सेम होता है। जो पीनस का जो है ये ओपनिंग तो यूरेथ्रा है, और जहां पे ये यूरिनरी ब्लेडर है, वहां से किडनी से यूरेटर निकलता है, ये किडनी से यूरेटर निकलता है, ये यूरेथ्रा में जाता है। उसके बाद यहां से जो ट्यूब आती है और वो जाके किससे मिल जाती है? यूरेटर वाली ट्यूब इजैकुलेटरी डक्ट से। तो यहाँ पे आके जंक्शन बन जाता है। तो यहाँ से क्या यूरिन भी आएगा और अपना सीमन भी आएगा, दोनों एक ही रास्ते से आएंगे। फीमेल में दोनों का रास्ता अलग है, वजाइना का, सर्विक्स का और ये सब अलग है, और जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो अलग है। इसका भी पिक्चर है, मैं आपको उसमें आगे करवाऊंगी। तो ये पता चल गया आपको एनाटमी इसकी किसके बाद क्या है। अब जो आपकी एनसीईआरटी में डिटेल डायग्राम दिया है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये है जी। चलो उससे पहले मैं आपको ये सेक्स ऑर्गन करा देती हूँ। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो टेस्टीज होती है अपनी। मेल के पास टेस्टीज होती है, फीमेल के पास ओवरी होती है। प्राइमरी यानी कि जिसने सबसे पहले स्टार्ट करा गैमीट्स बनाने का प्रोसेस, वो तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। उसके बाद मैच्योरेशन का काम उस गैमीट्स का और ट्रांसपोर्ट करने का काम वो कौन करता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करते हैं। तो टेस्टीज के अंदर तो स्पर्म बन रहे थे, उसके बाद वो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट और मैच्योर करने का काम सेमिनल वसाइकल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ये बताया मैंने कि कैसे एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस ले जा रहा है उसको सेमिनल वसाइकल के पास। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और सेमिनल वसाइकल में कंफ्यूज नहीं होना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो किसके अंदर होती है? टेस्टिस के अंदर होती है, और सेमिनल वसाइकल अलग से स्टोर करता है। देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो होती है टेस्टिस के अंदर,
ट्यूब्यूल से टेस्टिस याद रख लेना। सेमिनल वसाइकल अलग से होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर के पास होता है, वहां पे ही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तो ये अलग है। यहाँ पे जाके मैच्योरेशन होगी और बनाएगा ये स्पर्म, टेस्टिस बनाएगी, और सेमिनल वसाइकल क्या स्टोर करेगा, उसको मैच्योर करेगा और फिर वहां पे भेज देगा। ठीक है, तो ट्यूब्यूल यहाँ पे होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनल वसाइकल स्टोर करने का काम, मैच्योर करने का काम ये सब करेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे होता है बच्चों को कंफ्यूजन। अभी देखो, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम, स्क्रोटम बता दिया, टेस्टिस बता दी, वहां से एपिडाइमिस उसका पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, अब जो अपना जो पीनस होता है उसके ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग के पास जो उसकी टिप होती है ग्लैंस पेनिस, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। तो यहाँ पे जो ग्लैंस पेनिस होता है, ये इसकी जो टिप होती है, इसके ऊपर फोर स्किन की कवर होती है, कोई स्किन है ना वो कवर होती है, उसको हम बोलते हैं फोर्थ स्किन। ठीक है, चलो जी, उसके बाद क्या है, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है ना, कहां से आ रही है, ये अपनी किडनी है। किडनी क्या प्यूरिफिकेशन का काम कर रही है ब्लड को, है ना, तो ये दो किडनी हो गई अपनी, यहां से यूरेटर निकलता है, ये जाके यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है ना, तो ये यूरेटर आ गई, ये ट्यूब्स आ गई, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो इसके बाद किससे जाके मिलेगा, यूरेथ्रा से, फिर यूरेथ्रा के थ्रू इसका यूरिन का क्या होगा, इजेक्शन होगा। तो ये यूरेथ्रा है, ये पूरा पीनस है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वास डिफरेंस है, बताया मैंने उसमें भी, कहां से, एपिडिडाइमिस से आगे जाके वास डिफरेंस है। यूरिनरी ब्लैडर बता दिया, सेमिनल वसाइकल मैंने बता दिया, और यूरेटर बता दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तुम अब देखो, ये दूसरा डायग्राम है। अब देखो, यहां से किडनी आई, किडनी ने क्या किया, प्यूरिफाई किया ब्लड को, और जो हमारे काम की चीज नहीं है उसको यूरिन में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो अब ये यहाँ के यूरिन स्टोर हो जाएगा, और यहां से अपने सीमन आएगा, है ना, यहाँ पे इस जंक्शन पे जाके मिल जाएगा, तो यहां से सेम यूरिन और क्या सीमन रिलीज हो जाएगा। देखो जी, ये वास डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो वास डिफरेंस जाके यहाँ पे मिलेगी, ये सेमिनल वसाइकल है। अब कहेगा मैम यहाँ पे तो दो हैं, दो सेमिनल वसाइकल है। हाँ, अपने पास टेस्टिस भी तो दो है ना, स्क्रोटम तो मैंने एक बताया था, स्क्रोटम मैंने एक बताया था, लेकिन उसके अंदर दो टेस्टिस हैं। तो ये वाली टेस्टिस जो स्पर्म बनाएगी एपिडाइमिस से वो जाएगा, दूसरी वाली टेस्टिस भी स्पर्म बनाएगी वो यहाँ पे जाएगा। तो जाके किसमें, सेमिनल वसाइकल में, ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है दिख रहा, इस वाली टेस्टिस का इसके अंदर जाएगा और इस वाली टेस्टिस का इसके अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके स्टोर होंगे और मैच्योर होंगे, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर हो जाएंगे। अब देखो, ये जो टेस्टिस है, ये तो इसके अंदर जो ट्रांसवर्स सेक्शन हम कट करेंगे तो हमें क्या क्या दिखता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं, एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल्स तक होती हैं। फिर अगर वो एक नेटवर्क बनाने, वो सारी लोब्यूल्स एक साथ मिल जाए, तो उसको बोलते हैं हम रेटी टेस्टिस, नेटवर्क बनाती है। ये डिटेल में है, एक और डायग्राम है उसमें करवाऊंगी, बस आपको यहाँ पे एनाटॉमी याद रख लो, क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल, रेटी टेस्टिस, देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स तो यहाँ छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं, यहाँ छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं, और वास इफ्रेंसिया उन सबको कलेक्ट कर रही है। इन रेटी टेस्टिस किसके अंदर ओपन होगी, वास इफ्रेंशिया के अंदर ओपन होगी, और फिर एपिडाइमिस के थ्रू, वास डिफरेंस के थ्रू सेमिनल वसाइकल, और फिर देन इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये सब याद होना चाहिए। चलो, अब लर्निंग नहीं हुआ, ये तीन चार चीजें, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, वास इफ्रेंस, रेटी टेस्टिस, ये एक और जो डायग्राम है उसमें करेंगे डिस्कस हम। अब देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गैमीट्स बना रहा है, सबसे पहले सेक्स हार्मोन रिलीज कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है, तो वो आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के पास। क्यों, सबसे पहले उसी ने ही स्टार्ट किया है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को। ठीक है, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो टेस्टिस के अंदर ही स्टार्ट होती है ये प्रोसेस, लेकिन जाके मैच्योर तो सेमिनल वसाइकल और वहां पे होगी, वहां से उसका ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम है। तो ये बता दिया, ये यहां से कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, सेमिनल वसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सब मैंने आपको बता दिया। ये सब काम किस में आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। और जो कॉपुलेशन करता है ना, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसके जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो पीनस क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाता है ना, वो उन दोनों का जंक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो, कौन, पीनस क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। अब देखो, स्क्रोटम पाउच है, ये मैंने बता दिया है, कहाँ होता है, इसके अंदर क्या होता है, टेस्टिस होती है,
ठीक है, उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगी, तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। वहां पे आपको डक्ट्स, ग्लैंड्स, कहाँ पे कब जा रहा है स्पर्म, सीमन कहाँ से रिलीज हो रहा है, कहाँ पे जाके मैच्योर हो रहा है, कहाँ से वो रिलीज हो रहा है, तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये मैंने बता दिया, स्क्रोटम आउटसाइड होता है, बॉडी टेम्परेचर उसको कम चाहिए होता है अपनी बॉडी से 2 से 3, ठीक है, नेसेसरी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ये मैंने बता दिया आपको। आप देखो ये डायग्राम भी करेंगे हम। टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कलर की लेयर होती है, ठीक है, वो इन्वेजिनेट करती है और एक लोब्यूल बनाती है एक लोब्यूल बनाती है। कौन? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की साइड इन्वेजिनेट होके एक लोब्यूल बनाती है। और कितने होते हैं एक टेस्टिस के अंदर? क्या होता है, ऐसे बना लो टेस्टिस को, एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल होते हैं, 250 लोब्यूल होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। मान लो एम्स हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके अंदर क्या स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है। अब स्पर्म कहाँ बन रहे हैं? एम्स हॉस्पिटल है, उसके अंदर एक बिल्डिंग में तुम लगा लो क्या 250, क्या 2 बिल्डिंग्स हैं, मतलब 2 टेस्टिस है हमारे पास। एक बिल्डिंग में एक टेस्टिस में क्या 250 लोब्यूल है, यानी कि 250 कमरे हैं, ऐसे लगा लो। उसके अंदर क्या है 2 से 3 बेड होंगे, उसके अंदर क्या होंगे 2 से 3 बेड होंगे एक रूम के अंदर, उस पे क्या बनेगा स्पर्म बनेगा। तो चलो जी इससे लर्न करने हैं हमको। एक लोब्यूल हो गया, 250 तक कमरे हैं वहां पे, क्या 250, ये है घर या ये है एम्स का हॉस्पिटल, तो यहाँ पे क्या 250 रूम्स है, 250 कंपार्टमेंट्स है, 250 लोब्यूल्स है। उस एक लोब्यूल के अंदर क्या होगा अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 से 3 हो सकती हैं। कोइल डक्ट बनाता है वो लोब्यूल, एक लोब्यूल जाके कोइल फॉर्म में ऐसे 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 ऐसे, तो कोइल डक्ट बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी कि कंपार्टमेंट्स हैं, 250 रूम हैं पेशेंट्स के, एक रूम के अंदर 2 से 3 बेड हैं, वो क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बेड क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बेड के ऊपर क्या है पेशेंट, पेशेंट समझ लो मेल है, तो उसके अंदर क्या स्पर्म बन रहे हैं, उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, तो यहां से लर्न करेंगे। अब देखो जो टेस्टिस होती है वो ओवल शेप की होती है, उसकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और जो विड्थ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, तो ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जाके एक नेटवर्क बनाती है, जैसे कि ये अपनी टेस्टिस है, इसके अंदर कंपार्टमेंट्स है, इसके अंदर लोब्यूल है, उस लोब्यूल के अंदर क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, कोइल डक्ट है, एक लोब्यूल मान लो इसके अंदर कोइल डक्ट है, तो कोइल डक्ट है तो क्या होगा ये जाके जितनी भी कोइल डक्ट हैं 2-3 एक कंपार्टमेंट के अंदर जितनी भी कोइल डक्ट हैं ये एक नेटवर्क बनाएंगी, जुड़ेंगी भी तो कहीं पे, स्पर्म बना रही हैं, स्पर्म को इकट्ठा भी तो करना है क्योंकि अपनी बॉडी में कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, तो एक साथ रिलीज होंगे ना, जब एक इंटरकोर्स होगा तो वहां पे 2 to 3 ml जब रिलीज होगा तो उसके साथ ही रिलीज होंगे, तो ये अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं, रेटिटेस्टिस नेटवर्क बना रहे हैं डक्ट का, कनेक्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड वासा इफ्रेंसिया। वासा डिफरेंसिया तो कहां होती है, वासा डिफरेंस कहां होती है एपिडिडाइमिस से, और उसको यूरेटर के उसके पास भेजती है एजैकुलेटरी डक्ट के पास, वो तो वासा डिफरेंस होती है, हम उसको काट देते हैं ना कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में, वो वासा डिफरेंस होती है, लेकिन टेस्टिस के अंदर क्या होती है वासा इफ्रेंसिया, और वो उसको एपिडिडाइमिस से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, किससे एपिडिडाइमिस से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। रेटिटेस्टिस का नेटवर्क हो गया, कनेक्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड वासा इफ्रेंशिया। देखो ये है एपिडिडाइमिस, ये है वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस के पास, और ये रेटिटेस्टिस का नेटवर्क है, तो ये क्या कह रही है ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। वासा डिफरेंस तो ये है यूरेटर के पास जाएगी, वासा इफ्रेंशिया किसके अंदर है टेस्टिस के अंदर है, किसके अंदर टेस्टिस के अंदर, और रेटिटेस्टिस और एपिडिडाइमिस को ज्वाइन करती है, कनेक्शन बनाती है उनमें, तो वो क्या होगी वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया और वासा डिफरेंस में पता चल गया, वासा डिफरेंस यूरिनरी ब्लेडर के पास, वासा इफ्रेंस अपने टेस्टिस के पास जो एपिडिडाइमिस और रेटिटेस्टिस को कनेक्ट करेगी। अब देखो वासा इफ्रेंशिया इंट्रा टेस्टिकुलर और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, इनको सब अलग करते हैं, इंट्रा यानी कि उसी में ही टेस्टिस के अंदर ही, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जो बाहर जो सेल्स हैं इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो सेल्स हैं वो सब एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर सेल्स, और जो सर्टोली सेल्स हैं जो स्पर्म्स को मैच्योर करती हैं वो सब कौन सी हैं
इंटरटेस्टिकुलर सेल्स है। ठीक है, अब वासा इफ्रेंशिया किसके अंदर ओपन होगी? कोइल्ड, ये भी अब कोइल्ड डक्ट बनाएगी और किसके अंदर होगी? एपिडिडाइमिस के अंदर होगी। मैंने बताया ना वासा इफ्रेंशिया कनेक्ट करते किसको? रेटिटेस्टिस को, जो यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो नेटवर्क बना रही थी वो यहाँ पे आके ओपन हो गया, ये वासा इफ्रेंशिया के अंदर चला गया स्पर्म। अब इन्होंने कोइल डक्ट बना लिया, एपिडिडाइमिस एक कोइल डक्ट बनाती है, ठीक है, वो तीन होती है, कैपुट, कॉर्पस और कॉर्डा, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। उसमें तीन पोर्शन होते हैं, कैपुट, कॉर्पस और कॉर्डा। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस मैंने बता दिया, एपिडिडाइमिस से ले जाके यूरेटर और इजैकुलेटरी डक्ट के पास ले जाएगी, क्योंकि उसको अब रिलीज करना है ना। वास डिफरेंस क्या करेगी? ओपन इनटू यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट, स्पर्म वहां से क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? मैंने क्या बोला कि जो सेमिनल वसाइकल हैं वो तो कहां होते हैं? ये यहाँ पे एरो नहीं आना था बेटा। जो सेमिनल वसाइकल हैं वो तो क्या करते हैं? स्टोर करेंगे, मैच्योर करेंगे, है ना, लोकेशन प्रोवाइड करेंगे कि आओ भाई हम तुम्हें स्पेस दे रहे हैं, तुम स्टोर कर लो अपना स्पर्म थोड़ी देर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? स्पर्म कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे अब हम। देखो जी, लेजर वाला कहाँ गया? हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्पर्म को। इसके अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो? स्पर्मेटोगोनियम से मियोसिस होके स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, है ना। स्पर्मेटोगोनियम क्या है? गोनियम यानी कि बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया एक साथ जो प्रोसेस होती है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जब स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, स्पर्म, ये सब जो प्रोसेस होती है ना, ये बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले ये अपने पास माइटोसिस सेल थी, 2n सेल थी, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता था उसको गैमीट्स बनाने हैं, तो 2n सेल थी। जब प्यूबर्टी आई मेल्स में तो क्या हुआ? मियोसिस हुई, मियोसिस से क्या हुआ? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बन गई, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बन गई। अब इसने तो स्पर्म बना दिया, मैच्योर करने का काम किसका है? सर्टोली सेल्स का। किसका? सर्टोली सेल्स का। सर्टोली सेल्स उसको खाना पीना प्रोवाइड करती है ना, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उसको एनर्जी देती है, तभी तो वो मूव कर पाएगा, तभी तो उसके अंदर मोटिलिटी आएगी, तभी तो वो ट्रेवल कर पाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, क्योंकि एम्पुला में जाके उसका फर्टिलाइजेशन होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका एम्पुला जो पार्ट होता है वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसके लिए उसको मैच्योर होना पड़ेगा, उसको एनर्जी चाहिएगी, है ना। तो स्पर्म मैच्योर होने के लिए क्या चाहिए? स्पर्म को नरिशमेंट चाहिए, जो कि कौन प्रोवाइड करेगा? सर्टोली सेल प्रोवाइड करेगी। लीडिंग सेल जो होती है, लीडिंग सेल जो होती है वो क्या करती है? वो एंडोक्राइन सेल होती है। एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन रिलीज करेगी। एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है? एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं, तो ये एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करेगी। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन, ये सारे किसके अंदर की बात हो रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसकी बात हो रही है। इसके अंदर जो टेस्टीज है, ये इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। ये सेमिनल वसाइकल है जहां पे जाके वो बाद में स्टोर होएगा, कहां पे? इजैकुलेशन होने से पहले, ठीक है। चलो अब देखो, अब इस डायग्राम का काम है किसका? इस वाले डायग्राम का। ये स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है। इन्होंने क्या करी? मियोसिस करी। स्पर्मेटोगोनियम ने मियोसिस करी, 2n से n बनाया, है ना, स्पर्मेटोगोनिया बनाए। अब स्पर्मेटोगोनिया बनाने उसी से थोड़ी ना काम चल जाता है, उसमें मियोसिस 1, मियोसिस 2, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो ये सब हम गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ। ये ल्यूमन है, यहाँ पे क्या सारे स्पर्म्स लाइन में लगे हुए हैं, है ना, लगे हुए हैं, अरेंज है। लीडिंग सेल्स क्या करती है? एंड्रोजन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, जो हेल्प करता है स्पर्म बनाने में। स्पर्मेटोगोनियम होंगे यहाँ पे, ये बेसल लैमिना है। तो ये पता चल गया, स्पर्मेटोगोनियम बहुत सारी होती हैं, लीडिंग सेल्स उसके बाहर हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रही है और इसको प्रमोट कर रही है कि भाई तुम स्पर्मेटोजेनेसिस करो। ये इतना डिटेल डायग्राम नहीं है, लेकिन इसके बाद एक और ट्रांसफर सेक्शन आएगा आपके गैमेटोजेनेसिस में, करवाऊंगी वो। अब देखो जी, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो ऑर्गन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? प्राइमरी ऑर्गन, सेकेंडरी ऑर्गन, है ना, एक्सेसरी ऑर्गन। तो एक्सेसरी ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं? सेमिनल वसाइकल जो कि स्टोर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं हम इसको।
तो जो काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। सेमिनल जो वसाइकल है वो क्या करेगा, मैंने बता दिया भैया, वो दो होते हैं। क्या? दो होते हैं सेमिनल वसाइकल। डायग्राम में भी दिखाया था, देखो ये देखो, ये जो सेमिनल वसाइकल है, ये जो सेमिनल वसाइकल है यहाँ पे, ये दो है ना बेटा, एक इस टेस्टिस से आके स्टोर करेगा, एक इस टेस्टिस से आके स्टोर करेगा। प्रोस्टेट तो एक ही है, ये प्रोस्टेट देख लो, एक ही है, एक ही है ना, है ना। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी दो हैं, ये रे बटरफ्लाई जैसे थोड़े थोड़े, है ना। तो क्या बल्बो यूरेथ्रल भी दो, और क्या सेमिनल वसाइकल भी दो, सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड एक, है ना। तो ये पेयर में होते हैं, दो है यानी कि एक पेयर है, दो है यानी कि एक पेयर है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्यों, वो तुमको ऐसे क्या स्टेटमेंट देगा कि क्या प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट होता है। पेयर का मतलब क्या होता है, दो चीजें, नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड तो सिंगल होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में होते हैं, हाँ पेयर में होते हैं, है ना। ऐसे पूछेगा कितने होते हैं, तो दो होते हैं। सेमिनल वसाइकल कितनी होती है, दो होती है। कितने पेयर होते हैं, एक पेयर होता है, ठीक है। सेमिनल वसाइकल में क्या होता है, वसाइकल, वहां पे प्लाज्मा होता है। वसाइकल कोई चीज स्टोर करेगी या फिर ट्रांसपोर्ट करेगी। तुमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ा होगा कि जो वसाइकल होती हैं, जैसे ईआर से गोल्जी बॉडी गोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेज देते हैं, तो वहां पे वसाइकल प्रेजेंट होते हैं ना, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन है, कुछ भी है, लिपिड है ना। तो उसके अंदर वो स्टोर होता है। ट्रांसपोर्ट का काम वसाइकल का काम है, तो इससे याद रखना, सेमिनल वसाइकल किसका काम करेगी, ट्रांसपोर्ट का करेगी। सेमिनल प्लाज्मा मिलाएगी उसके अंदर, जो क्या उसमें क्या क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट बल्बो, बस इसका आपको नाम पढ़ना है क्योंकि नाम ही दिए हुए हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड का क्या काम होता है, जो पीनस लुब्रिकेशन होता है ना, जब इंटरकोर्स होता है, सीमन तो बाद में रिलीज होता है ना, सीमन तो बाद में रिलीज होता है इजैकुलेटरी डक्ट से। लेकिन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या काम है कि वो लुब्रिकेंट रिलीज करे, क्या करे, लुब्रिकेंट रिलीज करे, ठीक है। तो लुब्रिकेशन का काम किसका, बल्बो यूरेथ्रल का। वसाइकल का काम क्या, उसमें फ्रुक्टोज है, एंजाइम्स है, कैल्शियम है, उसको स्टोर करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। अब आता है स्पम। स्पम कैसा दिखता है अपना, देखो जी, ये स्पम का हेड है, नेक है, टेल है, मिडल पीस है। स्पम का जो हेड है वो जाके जो फीमेल का जो सेकेंडरी oocyte है, ओवम है, वो ऐसा होता है, देखो यहाँ पे कोरोना रेडिएटा सेल्स होती है ना, कोरोना रेडिएटा यहाँ पे सेल्स होती है, उसके बीच में हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है ना, हाइलुरिन लेयर होती है, और ये उसका क्या है, साइटोप्लाज्म है, उसका न्यूक्लियस है। तो देखो ये जोना पेलिसुडा हो गई, उसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा, क्यों, और यहाँ पे बीच में पेरिवाइटलिन स्पेस भी होता है, तो ये तो है। अब जो कोरोना रेडिएटा सेल्स होती हैं, उसको डाइजेस्ट करेगा कौन, उसको ब्रेक करेगा, तभी तो यहाँ तक वो अपना न्यूक्लियस छोड़ पाएगा स्पर्म, है ना। तो उसको ब्रेक करेगा, तो ब्रेक कौन करता है, जो उसका हेड होता है वो पहले अपना सर तो घुसाएगा ना, जो एग की जो लेयर्स होती है, कोरोना रेडिएटा है ना, बहुत सारी सेल्स होती है उसके अंदर, तो वहां के एंजाइम्स रिलीज करके उसको ब्रेक करेगा, फिर जोना पेलिसुडा को ब्रेक करेगा, फिर जाके अपना न्यूक्लियस देगा। तो वहां तक जाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना। कैपेसिटेशन होने के लिए जो इसके जो हेड है, यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, पहले तो वो इसको रिलीज करेगा, पर ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, ये फर्दर आप क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो पहले ये हेड है, हेड पे क्या होता है, एक्रोजोम होता है, क्या होता है, एक्रोजोम होता है हेड पे एक पोर्शन, और ये किससे डिराइव्ड होता है, गोल्जी बॉडी से डिराइव्ड होता है। किससे डिराइव्ड होता है, ये क्वेश्चन आएगा। फिल्ड विद एंजाइम्स एंड हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, जो हेड है वो जाके एंजाइम से फिल होता है, और जो कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं उसको ब्रेक करता है, क्योंकि एंजाइम्स उसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा। और ये किससे डिराइव्ड होता है, गोल्जी बॉडी से डिराइव्ड होता है। तो ये लर्न करना है आपको, क्या ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, क्या एक्रोजोम किससे डिराइव्ड होता है, गोल्जी बॉडी से होता है क्या, ईआर से डिराइव्ड होता है क्या, है नहीं होता ना। तो फिर क्या, एक्रोजोम गोल्जी से डिराइव्ड होता है, और एंजाइम्स उसके अंदर भरे होते हैं, ताकि वो जो एग की जो लेयर्स हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसुडा, इन सबको ब्रेक कर सके और अंदर जा सके और अपना न्यूक्लियस वहां पे छोड़ सके, ताकि दोनों न्यूक्लियस, सॉरी, अपना अपना जो मेल गैमिट का जो न्यूक्लियस है वो छोड़ सके, और वहां पे फीमेल गैमिट का न्यूक्लियस तो ऑलरेडी सेकेंडरी oocyte के अंदर पड़ा होता है, तो दोनों का फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब काम किसका होता है, क्रोमोसोम का होता है। न्यूक्लियस तो है ही इसके अंदर, हैप्लॉइड ही होते हैं, हाँ भाई, जो गैमीट्स होते हैं उसके पास तो हैप्लॉइड ही न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और जाके वो जाइगोट से फ्यूज हो जाएगा, है ना। ये मेल का लगा लो, ये फीमेल का लगा लो, तो हैप्लॉइड ही होता है ना ऐसे। ये उसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल, हाँ, जो
जो उसके जो पापा के जो जीन्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। उसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल है, क्रोमेटिन वगैरह है, तो वो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक 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 सेंट्रियोल से बनी होती है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या सेंट्रियोल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या एक्रोसोम हेड में प्रेजेंट होते हैं, नहीं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स नेक में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो मेन काम है वो काम किसका है, मिडिल पीस का है ना। वहां पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब बेचारे स्पर्म को जाके जल्दी 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 जाके फर्टिलाइज भी तो करना है। क्या पता ओव्यूलेशन होने वाला हो, वहां से सेकेंडरी oocyte निकला है कि नहीं निकला है, क्या पता बाद में रिलीज हो। तो ये सब काम जो स्पर्म करता है, मोटिलिटी उसके अंदर होती है, वो ट्रेवल करता है, तो उसको इस सब काम में 10 to 15 to 16 आवर्स लगते हैं ये सब काम करने में। उसको कहाँ से, उसको सर्विक्स वजाइना से लेके एम्पुला ऑफ ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब तक जाने में इतना टाइम लगता है। तो उस टाइम तक कौन उसको एनर्जी देता है, कौन उसका मूवमेंट कराएगा, तो फ्लैजिला मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर फ्लैजिला के अंदर भी क्या होता है, अपनी माइटोकॉन्ड्रिया भैया, वो तो पावर हाउस है, उसके पास तो बहुत एनर्जी पड़ी है। तो कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, सारे स्पर्म्स के पास इतनी एनर्जी थोड़ी ना होती है कि वो वहां तक पहुंच पाए। कुछ मिलियंस में से कुछ 100 to 200 पहुंच पाते हैं, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। उसमें से एक सक्सेस होता होगा किसमें, फर्टिलाइजेशन करने में, है ना। तो मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है उसको, स्विमिंग। स्विमिंग क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऐसे थोड़ी ना है, उसके अंदर भी लिक्विड है, वहां से भी लिक्विड रिलीज होता है। तो उसके अंदर स्विमिंग करके जाएगा कौन, अपना स्पर्म। चलो अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, जो गेमिटोजेनेसिस कराते हैं, जैसे कि वहां पे टेस्टिस थी जो स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रही थी, है ना। अब फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, ओवरीज होती हैं, वही तो आपका सेकेंडरी oocyte एग रिलीज करती हैं, जो जाके बाद में फर्टिलाइज करता है। तो सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, ओवरीज हैं, उसके अंदर oogenesis होगी, यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन लिख लेना आप। स्टीरोइडल हार्मोन, वहां पे स्टीरोइडल हार्मोन कौन सा रिलीज हो रहा था, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे अपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के दोनों स्टीरोन यानी कि स्टीरोइडल हार्मोन्स हैं, ये रिलीज होंगे किससे, ओवरीज से, ताकि वो फर्दर फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी को प्रोसीड कर सके, है ना। तो वो सब काम किसका होता है, स्टीरोइडल हार्मोन्स का। एक्सेसरी डक्ट्स में क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा इजी पड़ता है एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये आप फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट भी उसको बोल देते हैं, और एक यूट्रस है जहाँ पे बेबी ग्रो करेगा, जहाँ पे एंडोमेट्रियम के पास जाके जो ब्लास्टोसिस इंप्लांट होगा वहां पे यूट्रस पे ग्रो करेगा, और वजाइना होती है, सबको पता है। मेमरी ग्लैंड्स होते हैं और बार्थोलिन्स ग्लैंड्स होती है यहाँ पे, ये बार्थोलिन्स याद रख लेना, ठीक है। अब फंक्शन क्या है फीमेल रिप्रोडक्ट, भाई बहुत सारे फंक्शन है। उसने तो अपना स्पर्म छोड़ दिया किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद का सारा काम किसका है, फीमेल का है। उसको 9 मंथ कैरी करना उसका फीमेल का काम है, उसको नरिश करना फीमेल का काम है ना। जो बेबी है उसको, फीटस जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या करेगा, रिसीव करेगा स्पर्म्स को। ओव्यूलेशन कब होगा, मिड ऑफ साइकिल में होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके मिड में होता है ओव्यूलेशन, तभी एग रिलीज होता है। उससे पहले चाहे कितने भी स्पर्म आ जाए, अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा, कब बनेगा, ओव्यूलेशन सिर्फ एक ही बार होता है। साइकिल जो एक साइकिल है, चाहे वो 40 डेज की हो, 45 डेज की हो, 25 डेज की हो, 28 डेज की हो, तो ओव्यूलेशन सिर्फ एक ही बार होगा। वो कब होगा, मिड ऑफ साइकिल में, ठीक है। मिड ऑफ साइकिल जब 14 to 15 उसमें, तो वहां पे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, वहां पे ही फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, कैपेसिटेट करेगा स्पर्म्स को, 10 से 12 घंटे लगेंगे स्पर्म्स को वहां तक पहुंचने में, कैपेसिटेट करेगा। वो जाके फैलोपियन ट्यूब के जो सीलिया हैं वहां से अटैच होगा, है ना, सीलियरी फिलामेंट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वहां पे अटैच होगा, वहां पे जाके कैपेसिटेट होगा, उसके अंदर कैपेसिटी आएगी फर्टिलाइज करने की ओवम को। फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इंप्लांटेशन, उसके बाद प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज हो जाता है और अपनी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी और लैक्टेशन, उसको फीड करवाना। अब जो ओवरी होती है वो एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट होती है ना। और किससे कनेक्ट होती है, देखो कहाँ गया कहाँ गया, वेट वेट, हम्म अब देखो, जो ये ओवरी है, ये तो यूट्रस है अपना, है ना, यहाँ पे ओवरी है,
अबे यार, ये ओवरी है, यहाँ पे यूट्रस आ गया, ये फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट है, फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट है। अब जो ये दो ओवरी है ये भी तो कहीं से कनेक्ट होगी ना, ऐसे थोड़ी ना खुले घूम रही होंगी, है ना। तो ये कहाँ से, ओवरी कहाँ से कैसे कनेक्ट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, लिगामेंट से, टिश्यूज होते हैं कुछ उनसे अटैच होती है, ऐसे थोड़ी ना घूमती रहेगी कहीं भी। तो वो भी टिश्यू, क्योंकि जो अपना टेस्टिस है वो भी तो स्क्रोटम के अंदर होता है ना, स्क्रोटम भी तो उसको रखने का काम कर रहे हैं ना, ताकि टेस्टिस इधर उधर ना चले जाए। तो क्या लिगामेंट्स से वो अटैच होती है ओवरी, इधर फेलोपियन ट्यूब से अटैच होगी और इधर लिगामेंट्स होते हैं, बहुत सारे टिश्यू होते हैं उससे अटैच होती है, ठीक है। वो उसको क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। तो पेल्विक वॉल में होती है तुम्हारी ओवरीज और वहां अटैच होती है किससे, लिगामेंट से, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, जैसे कि वहां पे 2 से 3 सेंटीमीटर वो वाइड, 4 से 5 उसकी लेंथ थी, किसकी, टेस्टिस की, 4 से 5 लेंथ थी उसकी, 4 से 5 वो सेंटीमीटर लंबा था और 2 से 3 सेंटीमीटर वो वाइड था, है ना, यही था ना। और ये सब जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जो ओवरीज होती हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है। ओवरीज क्या करती हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन रिलीज करती है, सबको पता है, ये तुमको अभी मैंने बताया। स्टीरॉयडल हार्मोन कौन से, टेस्टोस्टेरोन, स्टीरोन और प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है, स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं। वहां पे भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन भी एक स्टीरॉयडल हार्मोन है, ठीक है। अब ओव्यूलेशन होता है मिड ऑफ साइकिल में, वहां पे क्या होता है, ये अपनी ओवरी है, ठीक है, ये क्या है, अपनी ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, है ना। उसके फिर वो क्या बनाएगी, सेकेंडरी oocyte बनाएगी। अब देखो, अब यहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, किसमें, फिम्ब्रियाई में, जो उसको कैच करेगा, ये ओवरी है, ये ओवरी है, और यहां से ऐसे ऐसे यहाँ पे फॉलिकल बन रहे हैं। अब वो ओवरी के बिल्कुल मुंह पे आ गए और वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, कौन सी, फेलोपियन ट्यूब की जो फिम्ब्रियाई होती है, वो यहाँ पे अटैच होती है, ये ओवरी है और ये फिम्ब्रियाई है। ये जैसे ही ओवुलेशन होगा 14th डे पे, तो एग रिलीज हो गया, फिम्ब्रियाई ने कैच कर लिया, फिम्ब्रियाई उसको कहां तक पहुंचेगी, एम्पुला तक पहुंचाएगी, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो ये अपनी ओवरी, फिम्ब्रियाई ने उसको कैच कर लिया, ये फीमेल गैमिट होता है, सेकेंडरी, पता है तुम्हें। अब देखो, जो ओवरीज होती है उसके ऊपर थिन एपिथेलियम की लेयर होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ओवरियन स्ट्रोमा होता है, जो साइटोप्लाज्म पड़ा होता है, स्ट्रोमा होता है, उसके अंदर कोर्टेक्स और मेडुला होते हैं, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे हम। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन वजाइना, चलो इसका पढ़ते हैं, कि जो उसका तो एक्सटर्नल जेलाइटेलिया मैंने बता दिया, उसकी टिप के ऊपर ग्लैंस पेनिस था, है ना, ग्लैंस पीनस था, और फोरस्किन थी। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। वहां पे एक ही ओपनिंग थी, यूरेथ्रा की और उसकी सीमन रिलीज होने की, इजैकुलेटरी डक्ट से। यहाँ पे दो दो ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है और वजाइनल ओपनिंग अलग है। अच्छा, क्लिटोरिस क्या जंक्शन, देखो जी, यहाँ पे लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक तो होती है लेबिया माइनोरा और एक होती है लेबिया मेजोरा। माइनोरा अंदर की साइड होती है, अंदर की साइड होती है, और मेजोरा ऊपर की साइड होती है। क्या, मेजोरा कैसी होती है, फोल्ड ऑफ टिश्यू एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मोनस प्यूबिस टू सराउंड वजाइनल ओपनिंग, ये अंदर वजाइना है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, इन सबके चारों ओर है, ये सराउंड कर रही है। तो लेबिया मेजोरा बाहर की साइड, माइनोरा अंदर की साइड, ठीक है। सारे टिश्यू टिश्यू मिलके फोल्ड बनाते हैं स्किन का। उसके बाद यहाँ पे क्लिटोरिस है, ठीक है, जो बिल्कुल दोनों के जंक्शन पे मिलता है, किसके जंक्शन पे, अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, जो अंदर वाली लेयर है लेबिया माइनोरा, उनके जंक्शन पे कौन मिलता है, क्लिटोरिस मिलता है। उसी के नीचे, उस जंक्शन के ऊपर तो क्लिटोरिस और नीचे क्या, यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। मोनस प्यूबिस क्या होता है, वही वहां पे फैटी डिपोजिशन होता है, हेयर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्यूबिक हेयर्स और क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड्स का कौन सा है, मोनस प्यूबिस, ठीक है। ये इतना ही दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। अब एक्सटर्नल जेलाइटेलिया है का ये जो डायग्राम है, ये आपने देख लिया, मोनस प्यूबिस, माइनोरा मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग। उसके बाद जैसे कि ये वजाइना है, यहाँ ये वजाइना है, सर्विक्स वाला पार्ट है, वजाइना है, यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होते है, ये है, यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये वजाइना है, सर्विक्स का पार्ट है, और उसके बाद वो फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है ना। तो देखो, सर्विक्स और वजाइना के पास क्या होता है, एक हाइमन की लेयर होती है, ठीक है, सॉफ्ट होती है, हाइमन की लेयर होती है, पतली सी होती है। तो वो क्या होता है,
देखो उसको, ओपनिंग ऑफ वजाइना पार्शियली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, वजाइनल की ओपनिंग है, उसके थोड़े से अंदर क्या होती है, क्या होता है, एक लेयर होती है छोटी सी, वो अगर सडन फॉल से भी टूट सकती है, साइकिलिंग से भी टूट सकती है, या फिर हॉर्स राइडिंग से भी टूट सकती है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। वेजाइनल टैम्पॉन से इंसर्जन, कोई भी चीज इंसर्ट करने से वो आराम से ब्रेक हो सकती है, फर्स्ट या सेकंड इंटरकोर्स के थ्रू भी टोन हो सकती है वो, ठीक है, टोन ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये तब ब्रेक हो सकती है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना, बस यही है कि हाइमन कैसे कैसे टोन हो सकती है, सबको ही पता होगा ये। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब एक ही बात है, उसके अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से, भाई फैलोपियन ट्यूब को उसने किस किस चीज से डिवाइड किया है, 3 चीज है उसके अंदर, क्या, जो फिम्ब्रियाई वाला पार्ट है उसके जस्ट बाद क्या होता है, इन्फेंडिबुलम होता है, और जो यूटर्न वाली चीज है, ये ब्रॉड चीज है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम एम्पुला ऑफ ओविडक्ट कह देते हैं, और जहां ये यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब को जोड़ने का काम करती है उसको, वो नैरो होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, कौन सी। अब देखो तुम्हें ऐसे बोल देंगे तुम्हें क्वेश्चन देके कि भाई बताओ ब्रॉड पार्ट कौन सा है, तुम्हें थोड़ी ना पता है, क्यों, यू टर्न ले रही है वो वहां से, देखो ये ब्रॉड है, यहाँ से एम्पुला थोड़ा, एम्पुला ब्रॉड है। और ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि ओवरी के पास फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट होता है, कौन सा होता है, इनफंडिबुलम होता है, ओवरी के नियर कौन सा पार्ट होता है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है कि ओवरी के नियर कौन सा पार्ट है, इनफंडिबुलम, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला, चौड़ा होता है, बड़ा होता है एम्पुला का, क्योंकि उसके पास उसको फर्टिलाइजेशन करवाना है। एम्पुला क्या होता है, बड़ा होता है, वाइड होता है। और नैरो ल्यूमन, नैरो ट्यूब कौन सी होती है, इस्थमस, नैरो ट्यूमन, नैरो ल्यूमन सॉरी। तो ये यूट्रस है, यूट्रस क्या होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है, इन्वर्टेड नाशपति जैसे शेप का होता है। तो यूट्रस और फेलोपियन ओवरी को कनेक्ट करने का काम फेलोपियन ट्यूब का है। तो ये वाला जो पार्ट है पतला वाला इस्थमस वाला, जो यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब ओवरी को कनेक्ट कर रहा है, वो क्या है, नैरो है। और यहाँ पे फिम्ब्री आएगा, इनफंडिबुलम आएगा, और जो जहां से टर्न होता है, यू टर्न होता है एम्पुला, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। जहां से अपनी फेलोपियन ट्यूब यू टर्न ले रही है, वाइडर पार्ट है एम्पुला। अब ये पक्का याद हो गया होगा कि वाइडर पार्ट एम्पुला, नैरो पार्ट ल्यूमन। कौन सा ल्यूमन, नैरो ल्यूमन, कहा कैसे नाम क्या है उसका, इस्थमस, ज्वाइन करता है यूट्रस और ओवरी को, ठीक है, बहुत बार बता रही, अब ये नहीं। फिम्ब्रियाई फिंगर लाइक होता है प्रोजेक्शन, ओवम रिलीज करता है, जैसे ही होता है तो ये उसको कैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। फनल शेप का इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम एफ फॉर फंडिबुलम और एफ फॉर फनल शेप का होता है, वाइडर पार्ट बता दिया, जो नैरो ल्यूमन बता दिया, है ना। अब ये देखो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और सर्वाइकल कैनाल, और ये वजाइना है, यहाँ पे सर्विक्स है ना, सर्विक्स के थ्रू क्या निकलता है, यहाँ से जो डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है या जो भी है वो रिलीज होता है, तो सर्वाइकल कैनाल के थ्रू रिलीज होता है। अब देखो यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया, मान लो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया और इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, बेबी यहाँ पे चिपक गया, ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे चिपक गया, तो उससे क्या हो गया, फिर जब 9 मंथ पूरे होंगे, तो जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो किसके थ्रू निकलता है वो बाहर, कौन कौन सी कैनाल होती है वहां पे, तो सर्वाइकल कैनाल और वजाइना को मिला के बर्थ कैनाल बोल देते हैं, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल और वजाइना को मिला के क्या बोलते हो तुम, बर्थ कैनाल बोलते हो, ठीक है। अब यूट्रस और वॉम इन्वर्टेड शेप का होता है जी, ये है इन्वर्टेड शेप का है ना। एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यहाँ पे, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, पेरोमेट्रियम जो अंदर की साइड है, मायोमेट्रियम, है ना, और एंडोमेट्रियम ये यहाँ पे जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो 3 लेयर होती हैं ये आपकी। शेप हो सकती है इसकी, इन्वर्टेड हो सकता है, पीयर शेप होता है, मतलब जो इन्वर्टेड पीयर शेप है, जो इन्वर्टेड नाशपति जैसा होता है स्ट्रक्चर, वैसा होता है आपका कौन, यूट्रस। यूट्रस ओपन किस में होता है, वजाइना में ओपन होता है, हाँ, थ्रू नैरो सर्विक्स, बता दिया। कैविटीज का सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन मैंने लिख रखी है आपको कलरफुल, ताकि आप लोगों को याद रहे। अब जो यूट्रस की वॉल है वो भी बता दी मैंने भैया, पेरीमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम तो सबको पता होगा, ब्रेक डाउन हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसके थ्रू ब्लड रिलीज हो जाता है ना। पेरीमेट्रियम क्या होता है, एक्सटर्नल थिन लेयर होती है, बाहर की पतली लेयर होती है। मायोमेट्रियम मिडल थिक लेयर होती है, थिक लिख लेना यहाँ पे, मैं अभी लिख देती हूँ, चलो। अरे
मायोमेट्रियम कैसी होती है? मिडल होती है, थिक लेयर होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है। एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम मिलके जब डिलीवरी होती है, बेबी की बर्थ होती है, तो दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, तो उससे क्या होता है? पार्चुरेशन हो जाता है। एंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर लेयर है, लाइन करती है यूट्राइन कैविटी को, साइक्लिक चेंजेस के थ्रू, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू क्या होते हैं? ब्रेक हो जाती है और रिलीज हो जाती है। तो पेरीमेट्रियम थिन लेयर है, मायोमेट्रियम मिडल वाली थिक है, बाहर वाली पतली है, अंदर वाली मिडल वाली क्या है? मोटी है ना? और एंडोमेट्रियम तो अपनी हर साइकिल में, हर मंथ में बनती ही रहती है। क्यों? अब आते हैं मेमरी ग्लैंड्स की बात। ये क्या होते हैं? टिश्यूज से मिलके बने होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट यहाँ पे डिपॉजिट होता है, ठीक है, सबको पता है। उसके बाद जो एक ब्रेस्ट होती है उसके अंदर 15 से 20 लोब्यूल होते हैं। क्या? एक ब्रेस्ट के अंदर एक जो मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर क्या 15 से 20 लोब्यूल्स होते हैं, 15 से 20 लोब होती हैं। देखो ये छोटी 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 लोब्स है ना, छोटी छोटी लोब्स, ये लिख रखा मैंने रेड कलर में। छोटी छोटी कितनी होते हैं एक ब्रेस्ट के अंदर? कितनी? 15 से 20। और वो सारी सेल्स मिलके एक चीज बनाती है, क्या? एल्वियोलस। छोटी छोटी सेल्स जो मिलके वो क्या बनाती हैं? ये छोटी छोटी सेल्स लिख दी मैंने ग्रीन कलर की, ये क्या है? एल्वियोलाई है। क्या है? एल्वियोलस है। मेमोरी एल्वियोलस है। छोटी छोटी सेल क्लस्टर में क्या बनाती है? एल्वियोलस बनाती हैं, जहां पे मिल्क बनेगा, स्टोर होगा। ठीक है। मेमोरी डक्ट्स, अब देखो एल्वियोलाई है भाई, डक्ट तो वहां पे भी थी, इजैकुलेटरी डक्ट थी, है ना? ठीक है, नहीं थी? तो डक्ट का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट करती है। क्या? ये जो मिल्क यहाँ पे बना है, एल्वियोलस ने स्टोर कर रखा है, ये पहुंचाना भी तो है बेबी तक, तो वहां तक डक्ट है, ये इसके थ्रू, है ना? इसके थ्रू पहुंचा देगा वो, और वहां जाके एम्पुला बनाएगा, इसमें स्टोर कर लेगा, और जब जरूरत होगी तो बाहर कर देगा लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल से। लेक्टिफेरस डक्ट से क्या? जब सक्शन होगा, जब बेबी सक करेगा तो मिल्क बाहर आ जाएगा। तो इधर से हो गया, एक लोब होती है, ऐसे 15 से 20 लोब हो सकती हैं, और सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं। वो क्या बनाती है? मेमोरी एल्वियोलस बनाती है, छोटी छोटी सेल्स, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स एल्वियोलाई बनाती है, एल्वियोलस बनाती है ना। और यहाँ पे जाके डक्ट्स, है ना? ऐसे मान लो ग्रेप्स है, ग्रेप्स का गुच्छा है, तो जो ग्रेप्स है ना वो तो एल्वियोलस है, जहाँ पे उसका शुगर और फ्रुक्टोज वगैरह बन रहा है, स्टोर हो रहा है। और जो बंच की जो स्टॉक है, जो स्टॉक लेंथ है, वो डक्ट है, डक्ट है, डक्ट के ऊपर वो अटैच है। तो ये डक्ट है, इसके ऊपर ये अटैच है, जाके ही किस में खुल रहा है? एम्पुला में खुल रहा है, जहाँ पे स्टोर होगा, और लेक्टिफेरस के थ्रू, है ना, बाहर निकल जाए। तो इधर से निप्पल, उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट, एम्पुला, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी डक्ट सॉरी, और मेमोरी एल्वियोलस और मेमोरी लोब। तो सबसे छोटी यूनिट मेमोरी लोब, उसके बाद बड़ी यूनिट एल्वियोलस, उसके बाद डक्ट, उसके बाद क्या? कौन सी डक्ट? मेमोरी डक्ट, उसके बाद एम्पुला, एम्पुला में स्टोर करेगा, फिर लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू वो जब बेबी सक करेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो इधर से पूछ लिया एनाटमी तो ऐसे, इधर से पूछ लिया तो निप्पल, लेक्टिफेरस डक्ट, ऐसे आपको याद हो जाएगा कि जो एल्वियोलस है, लोब है, वो लास्ट में आएंगे या फिर पहले आएंगे। ठीक है। अगर इधर से तुम एनाटमी का उसने चलो ऐसे ऑर्डर पूछ लिया कि इधर से इधर ऑर्डर बताओ, है ना, या फिर उधर से उधर ऑर्डर बताओ, तो तुम कर लोगे ना ये, या फिर ऑर्डर दे देंगे वो चार कि पहले क्या है? निप्पल है, लैक्टिफेरस डक्ट है, एम्पुला है, मेमोरी ग्लैंड है, कौन सा जो ऑर्डर है वो सही है। ऊपर से नीचे भी दे सकते हैं, नीचे से ऊपर भी, यानी कि बाहर से अंदर की साइड भी और अंदर से बाहर की साइड भी दे सकते हैं। तो ये ऑर्डर आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है। चलो अब इस ऑर्डर को पढ़ते हैं। मेमोरी लोब होती है, छोटी छोटी होती है, 15 से 20 हो सकती है। ठीक है जी, एक ब्रेस्ट में 15 से 20 हो सकती हैं। मेमोरी लोब है, क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या बनाएंगे? एल्वियोलाई बनाएंगे, है ना। ये बहुत सारे ग्रेप्स एक साथ हो गए, सेल्स हैं, ऐसे मान लो यहाँ पे मिल्क बन रहा है, स्टोर हो रहा है। सेल्स ऑफ एल्वियोलाई क्या करते हैं? मिल्क को स्टोर करती है, किसमें? एल्वियोलाई ल्यूमन में। एल्वियोलाई ल्यूमन में क्या होता है? मिल्क स्टोर होता है। फिर वो एल्वियोलाई ओपन कहाँ पे होती है? एक मेमोरी ट्यूब्यूल होती है, मेमोरी डक्ट होती है, वहां पे जाके वो क्या होती है? ओपन होती है। ट्यूब्यूल ईच लोब ज्वाइन करती है, जो एक ट्यूब्यूल होती है, जो डक्ट होती है, हर एक लोब को ज्वाइन करती है। ठीक है जी। उसके बाद मेमोरी डक्ट के पास वो चली जाएगी, ट्यूब्यूल्स क्या? छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, हर एक लोब से होती हैं। ठीक है। ये हैं छोटी छोटी ट्यूब्स, यहाँ पे लोब्स प्रेजेंट है। लोब्स के अंदर क्या है? बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स, वो क्या है? एल्वियोलाई है। ठीक है। तो ट्यूब्यूल्स किससे अटैच होती है? लोब्स से, है ना। उसके बाद मेमोरी डक्ट के पास वो भेज देंगी, जो ट्यूब्स है उसके मेमोरी डक्ट्स के पास भेज दिया। बहुत सारी मेमोरी डक्ट्स मिला के ज्वाइन करती हैं एम्पुला को, एम्पुला पे स्टोर करेगा,
और जब भी उसको जरूरत होगी बेबी को तो आ जाएगा लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर मिल्क, है ना। तो ये इजी है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप देखो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? जब गैमीट्स बनते हैं, जी हाँ, गैमीट्स जब बनते हैं उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये इधर ओजेनेसिस, ये इधर स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है। आप देखो बेटा, स्पर्मेटोगोनियम थोड़ी बड़ी चीज है। वो बेचारा अपना नंबर डिवाइड करेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, उसके अंदर क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। उसके बाद वो क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है, सर्टोली सेल। ये जो रेड वाली मैंने दिखाई है ना बेटा, ये रेड वाली, ये सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल मैंने बताया था क्या काम करती है? नरिशमेंट करती है स्पर्म्स का, है ना। तो सर्टोली सेल क्या काम करती है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाने का काम। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोवा। पहले तो ये इतना गोल था, है ना, गोल था। फिर उसको ऐसे बनाने का काम, उसको मोटाइल करने का काम, उसको क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? सर्टोलिस। उसको गोल से ऐसा स्पर्म बनाने का, जो मेल गैमेट ये है उसको ऐसा बनाने का, उसके टेल लगाने का काम सर्टोली सेल्स का काम है ये। तो सर्टोली सेल्स के अंदर अपने स्पर्म ने ऐसे सर क्यों घुसा रखा है? क्यों घुसा रखा है भाई? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, उसको नरिशमेंट चाहिए, ठीक है। तो स्पर्मेटिड यहां निकल गया। क्या? स्पर्मेटिड जब तक सर्टोली सेल्स के अंदर अपना सर घुसाया हुआ है तब तक वो स्पर्मेटिड है। जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता, उसने सर्टोली सेल्स के अंदर अपना सर घुसाया है, सर्टोली सेल सर किसका? स्पर्मेटिड का। स्पर्मेटिड का सर जब तक सर्टोली सेल के अंदर है तब तक वो मेच्योर नहीं है, वो अपना नरिशमेंट ले रहा है। और जैसे ही दूर हो गया वो स्पर्मेटोजोआ बन गया, है ना। उसका स्ट्रक्चर, उसकी मोटिलिटी सब बढ़ गई। किसने कराया ये काम? किसका? सर्टोली सेल्स का। तो सर्टोली सेल बेचारे को यूज करता है कौन? स्पर्म यूज करेगा। स्पर्मेटिड यूज करता है बेचारे सर्टोली सेल को। जब उसका काम खत्म हो गया तो सर्टोली सेल को छोड़ दिया, स्पर्मेटोजोआ बन गया, अपने शक्ल बदल ली उसने, ठीक है। तो ये सब काम कौन करवाता है? सर्टोली सेल्स करवाती है। तो पता चल गया ये स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये स्पर्मेटिड किसके अंदर? सर्टोली सेल्स के अंदर। प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। भैया प्राइमरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। आप देखो ये है स्पर्मेटोगोनिया, मैंने बता दिया स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होता है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होता है तो डिप्लॉइड से जो हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं उनको हम स्पर्म बोलते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रही है वो पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस के अंदर। देखो जी, ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसने माइटोसिस करी, अपना नंबर बढ़ाया, क्योंकि स्पर्म्स तो मिलियंस में चाहिए। स्पर्म्स किस में चाहिए? मिलियंस में चाहिए। तो नंबर कैसे बढ़ेगा? माइटोसिस से नंबर बढ़ेगा, है ना। माइटोसिस से नंबर बढ़ेगा। तो माइटोसिस ने की, अब बहुत सारे स्पर्मेटोसाइट्स बना लिए इसने। किसने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लिए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा 2n होता है। क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया 2n होता है, और उसके बाद वाली सारी चीजें हैप्लॉइड होती है। तो ये क्वेश्चन आता है, तुम्हें बोल देंगे स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है ना। स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि सेकंड करेक्ट है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होते हैं। उसके बाद वाली जितनी भी चीजें हैं, सेकंड मियोटिक डिवीजन है, स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, ये सारे हैप्लॉइड होते हैं। क्योंकि जाइगोट में जाके एक तो मेल का गैमीट आएगा वो भी एन, और फीमेल का भी एन आएगा। तो ये वाली चीजें हैं, ये क्या है? हैप्लॉइड्स हैं। आप देखो स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस करी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करी, और क्या बनाया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई तो स्पर्मेटिड बना दिया, फिर उसने स्पर्मेटोजोआ बना दिया। फिर सर्टोली सेल का क्या काम है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करना, उसको नरिशमेंट, उसको मैच्योर करवाना, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना कौन? सर्टोली सेल करेगी। इस प्रोसेस को जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जब बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनेंगे उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ठीक है। अब आ जाते हैं फीमेल वाले पार्ट। आप देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, वहां पे वो स्टोर करेगी, रिलीज कर देगी। एपिडिडाइमिस के थ्रू, वास डिफरेंस के थ्रू सेमिनल वसाइकल में जाके स्टोर हो जाएगा। ये सब बातें कहानी बता दी, और ये सब कहानी तुम्हें याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन होंगे, वैसे नहीं होंगे। आप देखो ये अपनी ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है? बहुत सारे फॉलिकल होते हैं बेटा,
जो स्पर्मेटोजेनेसिस है तो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो तैयारी है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। वो अपने फॉलिकल तभी बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब जब प्यूबर्टी होती है तो उसकी हर साइकिल में एक फॉलिकल रिलीज होगा, है ना, ग्राफियन फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एक रिलीज होगा जो क्या बनाएगा, मेच्योर सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte बनाएगा। अब देखो ये ओवरी है, इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल प्रेजेंट है, बहुत सारे फॉलिकल हैं, बहुत सारे एग्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मीनोपॉज तक चलता है, ये सारे मीनोपॉज तक आते आते हर एक साइकिल में एक एग रिलीज होगा, एक फॉलिकल रिलीज होगा। तो ऐसे क्या होता है, जैसे जैसे ओल्ड एज आती जाती है तो सारे फॉलिकल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल रिलीज होता है। तो मेनोपॉज तक क्यों बंद हो जाती है फीमेल की फर्टिलिटी, क्यों वो फर्टाइल नहीं होती उस टाइम पे, क्योंकि उसके पास जो थे फॉलिकल वो तो सारे खत्म हो गए, हर एक साइकिल में एक फॉलिकल खत्म हो गया, और स्पर्म्स के पास, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो तो थ्रू आउट द एज चलती है, वो ठीक है, उनकी क्वालिटी कम हो जाती है, लेकिन वो थ्रू आउट एज चलती है। उसके पास मिलियंस ऑफ हैं, है ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, वो एक बार में ही रिलीज कर देता है। लेकिन हमारी क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, फॉलिकल एक ही होता है। ठीक है, एक बार में एक ही फॉलिकल डिसाइड करेगी ओवरी, ये टाइम लगाएगी, 5 से 7 दिन टाइम सोचने में लगाएगी कि मैं अब कौन सा फॉलिकल बाहर रिलीज करूं जो कि क्या हो, अच्छा हो, है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो, ये तुमने थ्योरी पढ़ी होगी। तो सर्वाइवल ऑफ, तो ओवरी क्या कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से अच्छा फॉलिकल रिलीज करे, है ना। ठीक है, तो देखो जी, ये है आपका oocyte, जिसके अंदर फर्स्ट म्योटिक सेकंड म्योटिक डिवीजन होगा। ठीक है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्शरी फॉलिकल बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, उसके फिर बाद में मैच्योर होके रिलीज हो जाएगा। उसके बाद उसने चलो रिलीज कर दिया, कॉर्पस ल्यूटेम बनता है ना, वो अब ग्रोथ करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। तो ये सब काम मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, oogenesis बता दिया कब इनिशिएट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेल्स की प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, और बर्थ के बाद कोई भी oogonia ऐड नहीं होते, उसकी ओवरी में जितनी oogonia थे ना वो पहले ही थे, उसके बर्थ के बाद उसमें कोई ऐड नहीं होता, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके पास जो oogonia थे वही रहेंगे। ठीक है, आप देखो ये मदर सेल है, एक सेल है, oogonia एक सेल है। फेटल लाइफ में क्या चल रहा है, फीटल लाइफ में क्या चल रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, oogonia है, उसने माइटोसिस करी तो क्या बनाई, प्राइमरी oocyte बनाई, क्या बनाई, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte में डिवीजन करेगी फर्स्ट म्योटिक, सेकेंडरी oocyte बनेगी। आप देखो प्राइमरी oocyte के लिए सब कुछ आसान नहीं होता, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte में भैया टेम्पोरेरी अरेस्ट हो जाता है, सेल साइकिल ही अरेस्ट हो जाती है, कहती है भाई मैं तेरे को मेटाफेज में नहीं भेजूंगी, है ना। जब बेबी गर्ल फीटस में है तो वहां पे क्या होता है, प्राइमरी oocyte जैसे ही बन गया ना उसको रोक देते हैं, टेम्परेरी अरेस्ट कर देते हैं, उसको अरेस्ट कर लिया, सेल साइकिल भाई अरेस्ट कर लिया तेरे को पुलिस ने, तू अब क्या कर नहीं कर सकती, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन नहीं कर सकती, अब तू सेकेंडरी oocyte नहीं बन सकती। फिर जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद सेकेंडरी oocyte बनता है, प्यूबर्टी जैसे ही आएगी तो अपना हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू, कौन सा, एलएच और एफएसएच। तो एलएच और एफएसएच जो होते हैं फॉलिकल सेचुलेटिंग हार्मोन, है ना, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो फॉलिकल्स को सेचुलेट करेगा, ये फॉलिकल्स को क्या कैपेबिलिटी उसको प्रोवाइड करेगा कि वो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाए। तो जब ही एफएसएच आएगा हाइपोथैलेमस से तो वो उसको अरेस्ट होके उसको जेल से निकाल देगा कि अब तू मेटाफेज में जा। ठीक है, तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो तब सेल कहाँ अरेस्ट होती है, प्रोफेज 1 में, प्यूबर्टी के बाद भी वो अरेस्ट हो जाती है, कब, मेटाफेज 2 में। अब ये काम है किसका, उसको अरेस्ट से बाहर निकलवाने का काम, क्या, जब उसकी शादी हो जाएगी उसका फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म आएगा, स्पर्म उसको उस जेल से छुड़ाएगा। ठीक है, तभी वो जाइगोट बनेगा, तभी बेबी बनेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले तो क्या किसने छुड़ाया उसको, साइकिल जो अरेस्ट थी उसको मेटाफेज में किसने भेजा, एफएसएच और एलएच ने, जब प्यूबर्टी आई तब। बाद में जब उसकी शादी हो गई तो किसने, स्पर्म ने क्या किया, उसको अरेस्ट को, टेम्परेरी जो अरेस्ट था उसका, उसको ब्रेक किया, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, समझ गया अब ये। अब देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें तो क्या होता है, जब भी स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ, तो इक्वल डिवीजन होता है, जैसे कि एक सेल है उसने डिवाइड किया तो दोनों सेल सेम साइज की है,
लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है, एक सेल छोटी होती है, एक बड़ी होती है ना। जो छोटी वाली होती है उसको हम पोलर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जब सेकेंडरी oocyte ने पहली बार डिवाइड किया, सॉरी, जब प्राइमरी oocyte ने डिवाइड किया तो फर्स्ट प्राइमरी यानी कि फर्स्ट, जब प्राइमरी oocyte ने डिवाइड किया फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, प्राइमरी oocyte यानी कि फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte यानी कि उसने क्या बनाई, सेकेंड पोलर बॉडी बनाई। तो पोलर बॉडी छोटी होती है और जो सेकेंडरी oocyte का जो दूसरी वाली सेल होती है वो बड़ी होती है, तो पोलर बॉडी तो डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है। काम तो कौन आता है, जो सेकंड वाली जो सेल्स होती है, सेकेंडरी oocyte जब ओवम बनाएगा वही काम की चीज होती है, पोलर बॉडी हमारे काम की नहीं होती, ठीक है। पोलर बॉडी क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। पोलर बॉडी कौन, जब जो छोटी वाली सेल होते हैं उसको हम पोलर बॉडी बोल देते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, भाई जो फॉलिकल्स हैं ओवरी के अंदर, मैंने बताया था एक जो ओवरी है उसके अंदर कितने सारे फॉलिकल होते हैं, जो कि हर एक फॉलिकल वो कब रिलीज करेगी, एक एग जाके एक फॉलिकल बनेगा और वो एक एग हर साइकिल में रिलीज होगा, है ना। तो प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, उसके ऊपर जो सेल होती है, फॉलिकल के ऊपर जो सेल होती है उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं। जब उसके पास थीका लेयर आएगी, जैसे कि 1 to 14 डेज होता है, तो यहाँ पे चलो 5 दिन के बाद जो फ्लो खत्म होता है तो वहां पे क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल होता है। प्राइमरी फॉलिकल की अब ग्रोथ होती है ना, वो मैं बताऊंगी आप। तो प्राइमरी फॉलिकल की जब ग्रोथ हो रही है तो उसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल आ गई। फिर जब सेकेंडरी oocyte है तो उसके ऊपर थीका लेयर बना दी, किसने, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ने सेकेंडरी oocyte के ऊपर थीका लेयर बना दी। तो थीका लेयर किस किस में प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल में, किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। थीका लेयर प्राइमरी फॉलिकल में नहीं होती है, क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। चलो सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte एक ही बात है, उसके अंदर क्या कौन सी सेल्स होती हैं, टर्शरी के अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये आप याद रखना कि सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte, टर्शरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब मेच्योर जो होता है, जब मैच्योर हो गया अपना ग्राफियन फॉलिकल, वो रिलीज होने के लिए बाहर हो गया, ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या ओवरी ने रिलीज कर दिया कि भाई अब ये मैच्योर हो गया है, अब इसको फर्टिलाइजेशन के लिए भेजो। तो जो सेकेंडरी oocyte है वही ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, वही मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। अब देखो ये बहुत सारे छोटे छोटे प्राइमरी फॉलिकल हैं, अब इनकी ग्रोथ करेंगे फॉलिकुलर फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में, है ना। 5th डे के बाद जब फ्लो बंद हो जाएगा तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, कौन सा, ग्राफियन फॉलिकल, और यहां से ये रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये बताया मैंने आपको। अब फर्स्ट म्योटिक डिवीजन ये क्या होता है, अनइक्वल होते हैं बेटा, मैंने बता दिया। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों अनइक्वल ही होते हैं, ये पोलर बॉडी छोटी और ये देखो अनइक्वल डिवीजन है ना, बराबर बराबर बंटवारा थोड़ी ना किया सेल्स ने, एक एक को छोटा कर दिया एक को बड़ा कर दिया, छोटे वाले को हम नहीं ले जाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना, वो डिजनरेट हो जाएगी। अब आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है प्यूबर्टी के टाइम पे उसको हम मेनार्क कहते हैं, और जो लास्ट वाली होती है ओल्ड एज में, जब वो बिल्कुल ही खत्म होने के टाइम पे आ जाती है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। पॉज यानी कि पॉज हो गई अब साइकिल, ठीक है। मिडल ऑफ ईच साइकिल में ओवुलेशन होता है, बता दिया जी, है ना, 14th डे के पास 3 to 5 डे फ्लो चलेगा, ब्लड वेसल्स वगैरह और एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी, फिर क्या, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम तो तभी चाहिए होती है ना जब हमें ब्लास्टोसिस्ट की ग्रोथ करवानी हो, उसको वहां पे चिपकाना हो, है ना, ताकि वो 9 मंथ वहां पे रह सके, उसको क्या ज्वाइन करने का काम, तो एंडोमेट्रियम उसके लिए चाहिए होती है। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब, तो हमें एंडोमेट्रियम ही क्यों चाहिए, है ना, तो उसको हम हर साइकिल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अनफर्टिलाइज ओवम है तो रिलीज हो जाएगा वजाइना से, या फिर अगर कोई और रीजन है, अगर नहीं हुआ वहां से रिलीज, तो क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है वही एब्जॉर्ब कर लेती है ना, वो बहुत माइन्यूट सा होता है, दिखता भी नहीं। अब देखो ये है साइकिल अपनी, देखो जी, 1 to 5 डेज क्या चलता है, 3 to 5 डेज क्या फ्लो चलेगा, तो उसको तो मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे। उसके बाद 5 से लेकर 14 तक जब तक एग रिलीज होता है उसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। फॉलिकुलर फेज यानी कि जब फॉलिकल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सेकेंडरी oocyte, जब फॉलिकल ग्रो हो रहा है उसके अंदर ग्रेनुलेसा सेल्स बन रही हैं, ग्रेनुलेसा सेल्स की कवरिंग हो गई, थीका सेल्स की कवरिंग हो गई, वो सा काम क्या है, फॉलिकल की ग्रोथ का काम, फॉलिकुलर फेज, है ना, ठीक है। और जब एंडोमेट्रियम ग्रो करेगी, यहां तक तो चलो ठीक है, आ गया सेकेंडरी oocyte, ओव्यूलेशन है 14th डे पे, सेकेंडरी oocyte आ गया, स्पर्म आ गया, फ्यूजन हो गया, तो यहाँ पे तो एंडोमेट्रियम बन रही है।
जब उसको स्पर्म नहीं मिला तो उसको सिग्नल आएगा एलएच और एफएसएच से, है ना, तो फिर वो एंडोमेट्रियम अपनी दोबारा से ब्रेक करनी स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब देखो ये है एफएसएच, तो ये कम ही चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एलएच कम ही है। फॉलिकुलर स्टेज में क्या होता है, कम होता है एफएसएच और एलएच। बढ़ता कब है, धीरे 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 एलएच सर्ज होता है, यानी कि एलएच सर्ज, एलएच अपनी पीक पे होता है कब, जब ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन कराने का काम कौन करेगा, एलएच करेगा। एफएसएच भी बढ़ेगा लेकिन एफएसएच इतना नहीं बढ़ता है जितना एलएच बढ़ता है। देखो यहाँ पूरा एलएच बढ़ रहा है, तो ओव्यूलेशन कराने का काम एलएच का होता है। एलएच अपनी पीक के ऊपर होता है, तभी सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, तभी तो ओव्यूलेशन। अगर उसको स्पर्म मिल गया 2 से 3 दिन के अंदर तो ठीक है, वरना तो बहुत और भी कम होता है, 12 to 24 आवर्स। तो इतनी ही देर एलएच बढ़ता है, उसके बाद वो गिर जाता है, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन का काम नहीं हो सकता अगर नहीं अवेलेबल है तो एलएच कितने दिन बढ़ेगा, 1 से 2 दिन। यहाँ पे भी यही है, 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, है ना। तो अब देखो, अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। ठीक है, तो जब एलएच बढ़ रहा था उसके साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ेंगे। प्रोजेस्टेरोन तो जो सेकंड हाफ वाली फेज है, जो 14th डे के बाद बढ़ेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन किसकी ग्रोथ करवाता है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। ठीक है, तो जब अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो फिर उसके पास सिग्नल आता है कि भाई अब प्रोजेस्टेरोन हमें इस ये जो लेयर है इसको ब्रेक करना है, इसको और मत ग्रो करने दो, इसको और मत ग्रो करने दो, इसकी थिकनेस और मत बढ़ाओ। तो ठीक है, तो पहले जो फोलिकुलर फेज होता है वहां पे तो एस्ट्रोजन की पॉजिटिव पीक होती है, और नेगेटिव पीक कब होती है, नेगेटिव स्टिमुलस कब होता है, दूसरे वाले सेकंड फेज में। ठीक है, उसको क्या बोल सकते हो तुम, सिक्रीटरी फेज या फिर ल्यूटल फेज। सिक्रीटरी फेज वहां पे बहुत सारे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है, किसके थ्रू, यहाँ पे तो चलो ये फॉलिकल आ रहे थे, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर की बॉडी होती है, और वो क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये येलो कलर की बॉडी क्या होती है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन चलो, पीनस क्या होता है, कॉपुलेशन ऑर्गन होता है, कोइटस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इंसिमिनेशन करेगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, वजाइना के अंदर जाएगा स्पर्म, फिर वहां से क्या होगा, मोटाइल होगा तो ऊपर तक चला जाएगा, कहां तक, एम्पुला तक, सर्विस में एंटर करेगा, यूट्रस में जाएगा, यूट्रस में जाके उसका कैपेसिटेशन होगा, कौन, स्पर्म वहां पे जाके एक्टिवेट होगा। ठीक है, जो यूट्रस के कुछ जो पोर्शन होते हैं वहां पे सिलिया, फेलोपियन ट्यूब वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, वो उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं एम्पुला तक जाने की। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी oocyte कहाँ पे पड़ा हुआ है, एम्पुला में आ गया ओवुलेशन से। ठीक है, और यहाँ पे स्पर्म भी पहुंच गया, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और उसके बाद क्या, ब्लास्टोसिस्ट 8 दिन बाद इम्प्लांट हो जाएगा। अब देखो ये है आपका एग। एग के ऊपर कौन सी सेल्स बताई थी भैया, एग के ऊपर कौन से सेल्स होती हैं, कोरोना, कौन सी कोरोना सेल्स, कौन सी कोरोना रेडिएटा सेल्स, ये एक लेयर बनाती है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा के अंदर अपना क्या, ओवम वाला न्यूक्लियस होता है, उसके साइटोप्लाज्म में वो होता है। ठीक है, अब स्पर्म का क्या काम है, इस लेयर को पार करना है भाई, उसको उसको ब्रेक करना है, इस सेल्स को, तभी तो न्यूक्लियस अंदर रिलीज करेगा। तो स्पर्म का काम क्या है, जो हाइलुरोनिडेज है वो उस जो लेयर है उसको ब्रेक करता है। ठीक है, कोरोना को, कोरोना रेडिएटर से पेनिट्रेट करेगा तभी तो अंदर जा पाएगा, और जोना पेलिसुडा की लाइसिस करता है। जोना पेलिसुडा को क्या करता है, ब्रेक करता है और प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी। ठीक है जी, यहाँ पे चलो इसने न्यूक्लियस दे दिया अपना स्पर्म ने, लेकिन इसने ब्रेक कर दिए, अब दूसरे स्पर्म आ गए तो अंदर, तो उसी टाइम पे कोई सिमेंटिक मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड ऐसा कुछ होता है, वो यहाँ पे क्या सीमेंट जैसा काम कर देता है। सीमेंट का काम क्या है, आपके घर को क्या, दीवार को चिपकाना, ताकि वहां से कोई अंदर ना आ सके, मतलब पानी अंदर ना आ सके, हवा और जो भी। तो स्पर्म बेचारा अंदर जाके यही काम करेगा कि भाई मेरे को तो इसको सीमेंट करना है, ताकि पॉलीस्पर्मी ना हो जाए, बहुत सारे स्पर्म ना आ जाए, क्योंकि एक ही स्पर्म अंदर जाएगा, वो जाते ही दरवाजा बंद कर देगा। ठीक है, तो क्या क्या जोना पेलिसुडा ब्रेक करेगा, हाइलुरोनिडेज एंजाइम की हेल्प से हाइलुरोनिक एसिड वाली जो लेयर है उसको ब्रेक करेगा। कोरोना रेडिएटस है, जोन कोरोना रेडिएटस से पेनिट्रेशन करेगा, है ना। अब देखो सेकेंड म्योटिक डिवीजन, यहाँ पे जब स्पर्म आएगा तो उसका अरेस्ट जो है मेटाफेज में हुआ है, किसका, सेकेंडरी oocyte का, सेकेंडरी oocyte का। तो वहां पे क्या होगा, जब स्पर्म आएगा तो उसका जो टेम्परेरी अरेस्ट है वो ब्रेक हो जाएगा और जायगोट बन जाएगा। ठीक है, अब जायगोट में जाके डिवीजन होंगे। जायगोट में कैसे डिवीजन होंगे, देखो जायगोट बन गया अपना,
फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, एक ही जाइगोट के अंदर 2 सेल बन गई, 2 से ये 4 हो गई, 4 से ये 8 हो गई, 8 से 16, 16 से 32 वाली जो स्टेज होती है उसको हम मोरुला बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ये तुम्हारे, क्या 16 से 32 वाली जो स्टेज होती है उसको मोरुला बोलते हैं। मोरुला जाके किसमें कन्वर्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्टोसिस्ट जाके आपके इम्प्लांट हो जाती है, सबको पता है। देखो जी, ये ब्लास्टोसील है, यहाँ पे सेल्स हैं, लेकिन जो खाली जगह है ना उसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, जो चीज जगह खाली पड़ी है ये वाली, ये तो ब्लास्टोसिस्ट है, यहाँ पे सेल्स है बहुत सारी, और यहाँ पे ये वाली ब्लास्टोसील है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा वो भर गया है सेल से। क्लीवेज देखो, अब कोई पूछ ले भैया यहाँ पे अर्थमेटिक ग्रोथ होती है कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, जो पिछले हमने चैप्टर में पढ़ा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अर्थमेटिक में तो क्या था, नंबर बस 1 से बढ़ रहा था, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में 2 के 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 ऐसे बढ़ रहा था। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ किस में होती है, ह्यूमंस में होती है, ह्यूमन जाइगोट में होती है। देखो कैसे बढ़ रही हैं सेल्स। अब ये 32 सेल 64 सेल के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बनेगा तब क्या, वो जाके चिपक जाएगा, जैसे ही चिपकेगा, जैसे ही इम्प्लांट होगा तो एक प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज होता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट से फीमेल्स टेस्ट करती हैं। वो कौन सा होता है, एचसीजी हार्मोन की वो किट होती है, उसमें क्या कौन सा हार्मोन होता है, एचसीजी, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, वो रिलीज होता है, वहीं से स्टार्टिंग होती है। अब देखो जी, जो बाहर वाली जो लेयर है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, जो प्लेसेंटा वगैरह बनाएगी, जो अटैच करेगी बेबी को किससे, एंडोमेट्रियम से। और उसके अंदर जो है ट्रोफोब्लास्ट, वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एंडोडर्म तो न्यूरल ट्यूब वगैरह है ना, एक्टोडर्म स्किन वगैरह, नर्वस सिस्टम वगैरह बनाएगी, है ना। और मीजोडर्म जो आपकी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, बोन्स हैं, बोन्स वगैरह मीजोडर्म बनाती है। और बाहर की जो है एक्टो, एक्टो स्किन, नर्वस सिस्टम, है ना, ये सब बनाती है। और एंडो जो आपके इंटेस्टाइन वगैरह की है, यहाँ को याद नहीं रखना, बस मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो एक्टोडर्म, एपिडर्मिस, है ना, आपके बाहर के स्वेट ग्लैंड्स, ये सब एक्टोडर्म का काम है। मीजो उसके अंदर, एक्टो से अंदर मीजो में क्या है, मेरे हाथ के अंदर क्या है, ये तो चलो एक्टोडर्म ने बना दिया। मीजोडर्म मसल्स और क्या, बोन्स और ब्लड वेसल्स भी हैं, है ना। अंदर एंडो, एंडो एंडोडर्म क्या, इंटेस्टाइन की जो लेयर्स होती हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल, ये एंडोडर्म का काम है। बस ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाली लेयर होती है, बाहर वाली लेयर उसको क्या करेगी, प्लेसेंटा बनाएगी। ठीक है, प्लेसेंटा बनाएगी। और जो जो ये है इनर सेल मास है, ये क्या बनाएगा, डिफरेंशिएट कर देगा। डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने क्या बनाया था, हर एक सेल को काम पकड़ा दिया। एक्टोडर्म वाली सेल्स है, तुम ये ऑर्गन बनाओ, बाहर वाले ऑर्गन बनाओ, एंडोडर्म वाली तुम अंदर वाले ऑर्गन बनाओ, मेसोडर्म तुम अंदर वाले ऑर्गन बनाओ, बोन्स बनाओ, मसल्स बनाओ। तो काम पकड़ा दिया सबको, है ना। तो ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरा एक और लेक्चर है वो देख लीजिए। ओल्ड टिश्यू ऑर्गन इन अडल्ट, जो ये इनर सेल मास है ना बेटा, ये सारे ऑर्गन बनाएगा। कैसे बनाएगा, डिफरेंशिएशन से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाएगी। इसमें अंदर क्या होते हैं, क्रोनिक विलाई होते हैं, बहुत ही छोटी छोटी यूट्राइन टिश्यू होते हैं, उसके अंदर मेटरनल ब्लड भी होता है। ठीक है, मेटरनल ब्लड। तो प्लेसेंटा के अंदर जो क्रोनिक विलाई ये होती हैं, ये यहाँ पे चलो बेबी है और ये यहाँ पे प्लेसेंटा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वहां पे ब्लड मिक्स ना हो जाए, क्योंकि बच्चे का भी ब्लड ग्रुप अलग होता है, मम्मी का भी अलग होता है, तो ये सब काम कौन करता है, उनको अलग अलग करने का, ताकि उनका ब्लड मिक्स ना हो जाए, है ना। तो ये सब काम प्लेसेंटा का है। और नरिशमेंट प्रोवाइड करना एम्बिलिकल कॉर्ड का काम है। नरिशमेंट प्रोवाइड करना किसका काम है, एम्बिलिकल कॉर्ड का। ये रही बहुत सारी प्लेसेंटल विलाई, ये एम्बिलिकल कॉर्ड है, और प्लेसेंटा यहाँ दिखा नहीं रखी, चलो ठीक है। एम्बिलिकल कॉर्ड नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये एम्ब्रियो है, यहाँ से जुड़ी हुई है अपनी कॉर्ड। ठीक है, प्लेसेंटा के अंदर एंडोक्राइन टिश्यू से मिलकर बनी होती है प्लेसेंटा। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे ही वो अटैच होता है यहाँ पे, वैसे ही एचसीजी रिलीज होने लग जाता है। किसका काम है, ह्यूमन क्रोनिक, प्लेसेंटा का काम है। प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होता है एचसीजी। ठीक है, ये याद रखना, ये आपकी एनसीईआरटी की है भैया। ह्यूमन प्लेसेंटन लैक्टोजन हार्मोन भी रिलीज होता है यहाँ पे। एस्ट्रोजन भी रिलीज करवा देता है प्लेसेंटा। एस्ट्रोजन ओवरी भी रिलीज कराती है, अपना कॉर्पस ल्यूटम रिलीज करवाता है कि नहीं करवाता है, और ये भी रिलीज करवाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करवा रहा है, देखो। रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज कराता है, कहाँ पे, प्रेगनेंसी के लास्ट में। थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब बाद में रिलीज होते हैं। ठीक है,
तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, फर्स्ट मंथ में हर्ट फॉर्म होता है, 1.5 to 2 मंथ के अंदर अगर हर्ट फॉर्म हो जाता है तो ठीक है, वरना तो क्या एंड कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट 1.5 मंथ्स के अंदर हर्ट फॉर्म होता है, सेकेंड मंथ के अंदर लिम्स हैं, डिजिट्स हैं, ये सब बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर क्या होता है, 3 मंथ का होता है। फर्स्ट 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट 3 मंथ यानी कि 6 to फर्स्ट 3 मंथ, 1 to 3 मंथ्स उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 to 6 सेकेंड, 6 to 9 थर्ड ट्राइमेस्टर इसको बोलते हैं। तो एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एंड ऑफ 12th वीक में, है ना, एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर थर्ड मंथ में, एंड ऑफ 12th वीक में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जेनाइटल्स बनते हैं, एक्सटर्नल जो लिम्ब होती है वो बनती है, जेनाइटल ऑर्गन बनते हैं, है ना, मेल है कि फीमेल है वो सब बनते हैं। 5th मंथ में क्या बनता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस स्टार्ट हो जाता है, हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं उसके ऊपर। एंड ऑफ 24th वीक में, मतलब जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है 6 मंथ होता है, उसके एंड में क्या होता है, आईलिड्स वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, आईलेसेस वहां से सेपरेट हो जाती हैं। 9 मंथ में फुली डेवलप फीटस और पार्चुरेशन के लिए क्या होता है, रेडी हो जाता है। पार्चुरेशन जब होगा तो क्या होगा, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, है ना, प्रोलैक्टिन क्या मिल्क इजैकुलेशन में हेल्प करेगा, ऑक्सीटोसिन क्या लेबर पेन करवाएगा, है ना, तो वहां से कहां से सिग्नल आएगा, अपने हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से सिग्नल आएगा कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ताकि जो फीटस है वो फुली डेवलप हो चुका है उसको बाहर करो। तो पार्चुरेशन में यही होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तब, तो वो क्या होता है, जो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है, किसके, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करती है, किसके थ्रू करती है, ऑक्सीटोसिन आएगा वो करवाएगा, ठीक है। अगर किसी फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा है प्रॉपर अमाउंट में, तो उसको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे दे, तब उसका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वही है, तो उससे कॉन्ट्रैक्शन होगा और डिलीवरी होगी, बस ये है पार्चुरेशन। तो चलो जी, ये लेक्चर खत्म होता है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय, रिवाइज करो, रिकॉल करो और क्वेश्चन अपने ट्राई करो।